ब्लॉक्स हैं और इसमें अंडरग्राउंड भी है। जीन बैंक जो हमारी है टिश्यू कल्चर है, एक है लिक्विड नाइट्रोजन, तीन जो सीड है हमारे पास आज के दिन में 4 अलग तरह है और टिश्यू कल्चर में जो है ये 1900 है, क्योंकि इनमें हर एक हमें कम से कम 50-50 ट्यूब्स रखी है ये सब। और ये है कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन में ही रहती है। ये सारा जो है 4,53,000 जितनी वेराइटीज हैं सर, वेराइटीज ऑफ स्टार्स 8,000 जितनी वेराइटीज हिंदुस्तान में रिलीज हुई हैं आज तक, सारी की सारी हैं। और कौन बेसिक चीज़ जैसे वाइल्ड स्पेसीज है सर, जैसे ये कॉटन है, ये इसकी गंदगी और इनमें से बहुत सारे ट्रेड्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी स्पेसीज में लिंक नहीं होते और लिंक जो स्ट्रेंथ आई है हमारे कॉटन में वो इनमें से है। तो जंगली किस्में और दूसरी जो है इनका हमारे लिए बराबर है। ये जो है कलर्ड कॉटन नेचुरली इसी तरह से कलर ये भी सारी वाइल्ड है सर। ये ज़्यादातर जो रखी है जंगली किस्में हैं, उनके जंगली किस्में सारे बीमारी कीड़े उनके जरूर प्रोटेक्ट करने। हाँ क्योंकि ये नीचे पे जो है 10 रीजनल स्टेशन कश्मीर से लेके मेघालय लक्षद्वीप सारे 10 रीजनल स्टेशन हैं जो हर एक अपने अपने रीजन वहाँ कलेक्ट करते हैं और यहाँ ये एरिया सारा रिस्ट्रिक्टेड है सर, जिसको ऑथराइजेशन है उसी को ही Yes, ma'am. बताते हैं जी सर। सबसे पहले जब भी खेतों से बीज आता है उससे सबसे पहले ये तरीका है कि उसको ड्राई कैसे करें, कुछ कैसे करें, धूप में रख दें या वैसे करें, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है, उसमें पानी ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर रहता है तो जल्दी खराब हो जाता है। वो इसका टेम्परेचर 15 डिग्री, पानी की मात्रा है वो 5 से 7% तक आएगी। जब 5 से 7% तक आ जाती है यहाँ पर आप उसको चेक करते हैं हमको, फिर हमारा ये जो लंबे समय पे है -20 डिग्री पे रखने के लिए उसमें आता है। इससे पहले हम ये अलग साइज की कुछ फसलें बड़ी हैं तो दाना मोटा होता है। ये 3 लेयर, 2 बाहर की एल्यूमिनियम है, अंदर की एल्यूमिनियम है, अंदर जो है प्लास्टिक। इसमें बीज डाल के वैक्यूम के थ्रू इस पे हर एक पे आप बताएंगे सर, हर एक का अपना एक आइडेंटिटी है। इसमें कोई भी बीज है, हर एक नेशनल नंबर है, उसको हम IC नंबर कहते हैं। जो मुल्क से बाहर से आता है उसको हम EC नंबर कहते हैं।
तो हर एक का रिकॉर्ड पूरी की पूरी तरफ से है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कहाँ से है, वो सारा रिकॉर्ड इसमें है। ये सर वो अंदर सर अब हम -20 में जाएंगे, ये बोर्ड है। ये हमारे पास ऐसे टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं सर। देखिए हर एक का 12 मॉड्यूल है हमारे पास। हर एक मॉड्यूल के अलग अलग है, बाहर हमने हर एक का रखा हुआ है किसमें क्या चीज़ पूरे रिकॉर्ड है। और ये हर महीने हमारा अपडेट होता है। इस जीन बैंक में एंटर होने के लिए हर एक को परमिशन है, बिना परमिशन के कोई नहीं जाता। हर एक अपना Katrina had a evening to Yemen. फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, ये किसमें भारतीय लोगों की होंगी, ये राजस्थान से जितनी दुनिया में देखो है सॉल्ट टॉलरेंस नमक के लिए, वो जीन इसमें से है। जो अपनी इस बार भी हाई प्रोटीन लाइनें निकली हैं सर, वो ये आसाम से रिफ्लेक्शन है राइस इसमें से। जो राइस में ये है केरला से, जितनी सॉल्ट टॉलरेंस है दरअसल बहुत कम किया है इस लाइन। ये दोनों प्रोटीन वाला जो सर है, इसमें से हम लोग का एक किस्म निकला, इसको इस्तेमाल करें आसाम से कनेक्ट किए। ये सब लाइन है हमारी पार्टी, जो एक रिसर्च की सफर का काम है। नहीं कर दिया, 14 दिन तक पानी में डूब जाएगा पूरा, उसमें कुछ नहीं होगा। वो इसी से आया, ये कासला है, ये भी अपनी लाइन है। मैंने तो देखा है साहब। है ना कैमरे पर हर एक की एक आइडेंटिटी, जिसको जैसे आधार कार्ड है ना, ये हमारा हर एक लाइन का एक आधार कार्ड का नंबर, जो हमने IC इंडिजिनस तो बाहर से आया है तो हमने एग्जॉटिक आईसी नंबर अभी कितना है सर पानी? 7% रहेगा। 7% पर इस सिस्टम में ये जैसे 35 सालों का 40 सालों का हमारे पास डाटा है, हम अपने डाटा में कर रहे हैं। दुनिया में 40 फसल से फसल हो रही थी वेरी, तो वो डाटा हमारे पास सारा जनरेटेड है भाई। हर 10 साल बाद हम इनकी जनरेशन में टेस्ट करते हैं, लगभग हमारा डाटा रहे भाई कब से कितना है। ये यही काम करते हैं, ये भी अभी ये कोर्स है ये सर पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की टीम है, हमसे बड़ी यूएस में सर मशीन ये सारा सिस्टम जो चेंज हुआ है ये टेम्परेचर जो अभी लगे हैं विंटर के, ये तो एनर्जी एफिशिएंट इज द होल गैस पाइप ऑफ सिस्टम। इससे जो हमारी जो पूरी यूनिट है, मीटर से
दूर करते हैं। अभी जो गैस निकलती है गर्म, इसीलिए हम इसको ऑयल को मैच कर देते हैं। इससे भी एनर्जी एफिशिएंट होती है। जैसे हर एक मॉड्यूल के 2 सिस्टम है कंट्रोल, एक और पीछे जनरेटर भी है ऑनलाइन, और जो ये हम सबके हैं, अगर पानी चला भी जाए तो 6 घंटे बाद ये चीज़ चलो ट्राई हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोपोनिक को पानी में करते हैं ना, ये पानी नहीं है, ये सॉलिड डिस्पोजिशन मीडिया है। सर ये हमारे साइंटिस्ट है अंजलि का शेरी जैकब। सर ये क्रायोलाइट है, ट्रीटमेंट नाइट्रोजन नमस्कार सर, वेलकम टू द क्रायोजेनिक बैंक। ये फैसिलिटी हमारी 35 साल पुरानी है, जहाँ हम उन बीजों को संरक्षण कर रहे हैं जो सीड जीन बैंक में नहीं जाते। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंजर्वेशन सीड जीन बैंक के लिए उन बीजों का जिनको सुखा के रखना थोड़ा मुश्किल है, उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन की टेक्निक से या टिश्यू कल्चर की टेक्निक से संरक्षण करते हैं। तो हमारे पास 15,000 से ज़्यादा सामने से 2,000 स्पीशीज़ को बिलोंग करते हुए अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे मटीरियल कंजर्व है, जिसको क्लासिफाई करा गया है डिफ़िकल्ट टू कंजर्व। तो ये मेरे साथी है सारे, एक ही खोल के दिखा, ये खोल के -196 पे होता है, और इसमें बीज पूरा या बीज का छोटा हिस्सा भी है, जिसमें भी जैसे एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियो सेक्शंस हैं, वो भी इसमें पोलर्स हैं। इतने सर उम्र भर रह सकता है यार, वो इसके अंदर ट्रायल हुआ है इसमें एक यूनिक नंबर होता है, जब भी हमें रिट्रीव करके निकाल के उसको रिट्रीव करना है। पर वो सारा डेटाबेस और जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं सर, वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे केला हो गया, सारे कंदमूल हो गए, फल जो प्रोपोगेट करते हैं ग्राफ्टिंग से, वो हो गए। सर ये थोड़े एग्जाम्पल है बीज की बात करें सर, ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं, सीड नहीं जिंदा। सर ये शकरकंदी हमने 80 किस्म की शकरकंदी टिश्यू कल्चर में 25 साल से रखी। फिर हमको केरल के फार्मर से रिक्वेस्ट है कि उनके लैंड तो फिर हमने उनको 40 किस्म दिए टिश्यू कल्चर से, उसके बीज भी नहीं होते, वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो फार्मर्स अब उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और एक फार्मर बहुत खुश है कि पुरानी लाइब्रेरी से मिली है, तो वो लास्ट के कल्टिवेशन का प्लान कर रहे हैं। तो हमारे दूसरों के साइंटिस्ट उसके साथ मदद करें। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी हमारा जो कलेक्शन है सर, more than 50 स्पीशीज़ का, हमारा सबसे बड़ा डाइवर्स स्पीशीज़ का कलेक्शन टिश्यू कल्चर का दुनिया में। We are the largest tissue culture gene bank in Asia and one of the largest collections in the world. जितने भी कंदमूल वाले हैं 80 किस्म के मेडिसिन ये टिश्यू कल्चर में है, और वो हमने बाहर कैसे ऐसे शकरकंदी टिश्यू कल्चर में, और ये 10 साल करके अब हमने अपने फील्ड से किसी ने वहाँ से उसको किसानों को तो ये संरक्षण की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गई है। और सर ये कैपेबिलिटी बहुत इसके लिए प्राउड है, एंड हम दुनिया भर के लोगों को सर ट्रेन किया है, 40 से ज़्यादा कंट्रियों में 150 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके जाते हैं, और उन्होंने फिर अपनी लैब्स बनाई है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने काफ़ी हद तक परफेक्ट कर दी है। महापात्रा जी को मत कहो, आगे किसी को भी जा सकते सर फर्स्ट टाइम बोला है मैंने सर को आज। जहाँ जहाँ से भी कलेक्शन हमने इसका GIS मैपिंग है।
वहाँ से हाँ जी। ये एरिया उधर वाला खाली कैसे तो यहाँ मेज नहीं होती है। मेज कैसे बाजरा अगर होगा तो बाजरा ये भरा होगा। मेज कैसे बाजरा अगर होगा तो बाजरा ये भरा होगा। यहाँ बाजरा भरा होगा। मेज जितनी हिमालय में है, जैसे दिल्ली में, ये एरिया जो राजस्थान का पूरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मेज डाइवर्सिटी हुई है तो इस चीज़ की जो नींव रखी है डॉक्टर हरभजन सिंह ने, ये पेशेवर की फैमिली हमें सारा कुछ सामान देती थी। साइकिल पे वो सारी उनका अपना स्टोर था जो ले जाते थे, खाना बनाने के लिए। खाना बनाया सब कुछ। ये उनका कैमरा हिंदुस्तान में जो देश है वो अपना न्यू जो है ये उनका अपना स्टोर था जो ले जाते थे, खाना बनाया सब कुछ। ये उनका कैमरा ये सारा पद्मश्री अवार्ड हिंदुस्तान में जो बेस्ट है वो अपना न्यू जो है वहीं रखे गए हैं। और इनफैक्ट जो उसे सामने वैरायटी थी। किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अनुमति के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एनबीपीजीआर की ओर से सभी गणमान्य व्यक्तियों को सादर नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र सचिव डेयर और महानिदेशक आईसीआर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में आईसीआर एनबीपीजीआर में नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। मैं सर से अनुरोध करती हूं कि वे श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का स्वागत करें।
मैं निदेशक NBPGR डॉक्टर अशोक कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्वागत करें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से फिर विनीत निवेदन करती हूँ कि वे उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर तिलक राज शर्मा का स्वागत करें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से फिर विनीत निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर कुलदीप सिंह, पूर्व निदेशक NBPGR का स्वागत करें। यह कार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह जी की अगुवाई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौजन्य से किया गया है। मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें और NBPGR का संक्षिप्त परिचय दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विशेष अतिथि श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, मंचासीन मेरे सहकर्मी फसल विज्ञान विभाग की उप महानिर्देशक डॉक्टर तिलक राज शर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह, पूर्व निदेशक इस संस्थान के, डॉक्टर अशोक कुमार, वर्तमान निदेशक, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समस्त उप महानिदेशकगण, संस्थान के समस्त वैज्ञानिकगण, अन्य ऑफिसर्स, कर्मचारी संस्थान के जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सीधा यहाँ उपस्थित हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में से भी जुड़े हैं। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सम्मान्य मंत्री महोदय जी का। आपके बहुमूल्य समय, उससे कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए निकालना आसान चीज़ नहीं था, इसलिए आपने 1 से 2 आज का ये समय रखे हैं इस कार्यक्रम के लिए। 2 बज चुका है, ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपका मैं स्वागत करता हूँ एवं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये बहुमूल्य समय हमारे लिए दे पाए हैं। सम्मान्य श्री कैलाश चौधरी जी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप भी समय समय पर हर एक विषय पर चर्चा करते हैं, संस्थानों के साथ, निर्देशकों के साथ चर्चा किए हैं, और परिषद के सारे विषय पर आपका सुझाव भी रहता है, और आज हमारे बीच में आप भी उपस्थित हैं हमें उत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको स्वागत करता हूं। आप सबको मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। बहुत अपेक्षित था, बहुत दिन से हमारा प्रयास था कि सम्मान्य मंत्री जी को ये जो हमारा व्यवस्था है पूरा देश के लिए, और देश का जो पादप आनुवंशिक संसाधन है, इसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो व्यवस्था सरकार ने बनाया है, ये अनोखा है और पूरे विश्व में ये द्वितीय स्थान पर है, और ये जो बताया जाता है, और ये व्यवस्था के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप लोगों के आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश हमारे लिए काफी कीमत रखता है, और जरूर आज भी उससे हम उपकृत होंगे। महोदय, ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जैसे बताया गया, और संक्षिप्त में जस्ट 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। ये 1910 में इसका नींव रखा गया था हमारे पूसा, बिहार में जो संस्थान था, पूसा अनुसंधान संस्थान जो हमें IRI के रूप में जानते हैं, वो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था, और वहाँ एक विदेशी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड, उनके अगुवाई में इस कार्यक्रम शुरू हुआ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस के ऊपर,
और 1961 में एक पूसा संस्थान जब दिल्ली में आ गया था 1935-36 में, उसके बाद 1961 में एक डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन ये शुरू किया गया। और जैसे डॉक्टर हरभजन सिंह साहब के बारे में बताया गया, और उन्होंने ही इसका नींव रखा और इसको बढ़ावा दिया और काफी जगह जा जाकर कलेक्शन भी किए। और 1976 में इसको नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस सभी का जो संस्थान है, संस्थान बना। और 1996 में ये नेशनल जीन बैंक आज जो नवीनीकृत हुआ, आपके करो कमलों से देश को समर्पित हुआ, ये 1996 में शुरू हुआ था महोदय। और ये इसका जो टेक्नोलॉजी था पुराना था और इसका मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो रहा था, और 22 करोड़ रुपया खर्च करके इसका सारे जो पुराने चीजें थे, व्यवस्था था, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। और कम से कम 25-30 साल के लिए इसका ये गारंटेड व्यवस्था बन गया। तब तक हमें कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा जो ये जो संपद है ये सुरक्षित रहेगा। और जैसे बताया गया, हमारे ये 4.5 लाख जर्मप्लाज्म हम बीज के रूप में रखे हैं, और इसमें से जैसे बताया गया 2.7 लाख हमारे देसी है, और 92,000 इसमें जो किसान के किस्म होते हैं, जो जिसको जाने जाते हैं किसान के किस्म के रूप में, वो भी रखा गया है। सारे देसी कलेक्शन है, लेकिन इसमें किसान के किस्म जो है 92,000 लैंड रेसेस और किसान के किस्म के रूप में बताया जाता है। और ये खाली यहाँ नहीं है, देश में 59 इस तरह के विभिन्न स्थान है जहां पर ये सब मेंटेन किया जाता है और फील्ड में उगाया जाता है, और उससे वहां विभिन्न वैज्ञानिकों को सप्लाई किया जाता है ताकि उसके ऊपर और शोध हो और उसका इस्तेमाल भी हो। खाली रखने के लिए नहीं है, तो इस्तेमाल करने के लिए भी है। ब्यूरो ने 2,500 से ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया है, विभिन्न जगह देश का घुमा है, और जिसका GIS मैपिंग के तहत आपके सामने रखा गया, और विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रांत जा जाकर इसका कलेक्शन हमारे वैज्ञानिक मित्रों ने किए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने 100 से ज्यादा देश के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, और उसमें हमारे कुछ हमें मिलता भी है, और 6.5 लाख जर्मप्लाज्म हम बाहर से भी लिए हैं। और उसका कई चीजें, सारे चीज तो हम यहाँ रखते नहीं हैं, और कई चीजें बिडिंग मटेरियल होता है तो वो बिडर के पास चले जाते हैं। और 65,000 जर्मप्लाज्म हम दूसरे देश को दिए भी हैं, और हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होता है। और इसी तरह का जो हमारे ये ब्यूरो है, हमारे एक नेशनल लेजिस्लेशन के तहत ये ब्यूरो जो है क्वारंटाइन और करता है, इंपोर्ट परमिट देता है, और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी इशू करता है। एक बहुत बड़ा काम है, और करीब करीब 1 लाख सैंपल इस तरह का प्रोसेस होते हैं सालाना क्वारंटाइन के लिए। और अभी तक जो है 75 जो कीड़े हैं, बीमारी है, पेस्ट हैं, जो पौधे में लगते हैं बाहर देश में, और सो प्लांटिंग मटेरियल के साथ देश में आ गए थे, लेकिन क्वारंटाइन के तहत उसको रोक दिया गया और देश में वो गए नहीं। ये बहुत बड़ा एक काम है जो देश को बचाया है, ये सारे व्यवस्था देश का। और इसको करोड़ों करोड़ों रुपया इसमें हिसाब किया गया है कि 50-60 हजार करोड़ कुछ बचाया है एग्जैक्टली, ये डॉक्टर कुलदीप सिंह बता पाएंगे। पर ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके तहत ये कर रहे हैं, और इसको जो हमारे बाहर से भी लाते हैं उससे भी सीधा सिलेक्शन करते हुए या सीधा रिलीज भी किया गया है। कुछ इस तरह का 300 किस्म भी देश में ये बनाए गए हैं, बाहर का जो हम किस्म लाते हैं। और हमारे करीब करीब यहाँ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी रखा गया है। 1700 से ज्यादा किस्म का जो किसान के किस्म है उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसमें अच्छे गुणवत्ता पाए गए हैं। और इसी तरह का जो इसको नए नए गुण ढूंढने के लिए इसको इवैल्यूएशन प्रोसेस बोलते हैं, और करीब करीब 2,35,000 किस्म का इस तरह का हम लोगों ने इवैल्यूएशन किए हैं विभिन्न प्रांत में, विभिन्न ट्रेट के लिए, गुण के लिए। और उसके तहत हमारे अच्छे अच्छे जर्मप्लाज्म ढूंढ पाए हैं जिसमें अच्छे गुणवत्ता है।
जलवायु परिवर्तन के विरोध लड़ाई करने का क्षमता है। और इसी तरह का हमारे अभी एक कमेटी बना था जो हमें सुझाव दिया है कि ये पूरा जो है, अगर कुछ ऐसे विपत्ति आ जाता है, प्राकृतिक विपत्ति, अगर ये पूरा खत्म हो जाता है दिल्ली का एरिया एनवीपीजीआर, तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा जो हमारे पास ये रखा गया है। तो इसको और कहीं अगर रखा जाए जहाँ जो हमारे वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर है वो वहाँ अनुकूल हो, और ताकि ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े। और स्वालबार्ड में एक नॉर्वे में उसका एक ऐसे जगह है जहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, और वहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर में वो रखा हुआ है। और हमारे इस तरह का जो है रिकमेंडेशन आया है, लाहौल स्पीति इलाका में अगर हम इस तरह का बनाते हैं और रखते हैं तो एक डुप्लीकेट बन सकता है, और साउथ में भी एक बनाया जा सकता है अगर पैसा का प्रावधान हो पाए तो ये मल्टीपल इसका डुप्लीकेट रखना बहुत जरूरी है भविष्य के लिए। लेकिन ये हमारे अर्थ के कारण जो हम लोग इसका नहीं किए हैं, और अभी ये इसमें सोच रहे हैं इसको अगर कुछ कहीं और अलग से भी अगर कहीं व्यवस्था बन पाए तो इसका डुप्लीकेट हम रख पाएंगे देश के लिए सुरक्षित। हमारे ये जितने संसाधन हैं पादप आनुवंशिक का, इसका हम सुरक्षा दे पाएंगे। और जो नए नए चीजें शोध हो रहे हैं, जैसे वाइल्ड स्पीसीज की बात किया गया, तो उसका भी काम विभिन्न प्रांत में चल रहा है। यहाँ से जो जर्मप्लाज्म जाते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ब्यूरो खाली उतना ही नहीं, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और स्कूल छात्र छात्राओं को भी इसके बारे में बताया जाता है। जैव विविधता के संबंधित समस्त जो नीति नियम देश में बनते हैं यहाँ से इनपुट जाता है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, और जो हमारे नेगोशिएशंस चलते हैं उसके बारे में जितना जानकारियां चाहिए इस संस्थान देता है। तो इस तरह का काफी कार्यक्रम इस संस्थान में चलते हैं। और ये एक संस्थान है जो सीधा हमें कोई वैरायटी नहीं देता, टेक्नोलॉजी नहीं देता, लेकिन जो इसके पास जो जर्मप्लाज्म है उसका इस्तेमाल करके सारे बनाए जाते हैं। तो ये नेशनल ब्यूरो, और इसी तरह का हमारे पास एक इंसेक्ट ब्यूरो है जो बेंगलोर में है, और एक माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जीवों के ऊपर है जो मऊ उत्तर प्रदेश में है, और मछली के ऊपर एक लखनऊ में है, और पशुधन के ऊपर एक करनाल में है, और इस तरह का जो मृदा संबंधित जानकारी एक ब्यूरो है हमारे नागपुर में। तो इस तरह के ब्यूरोज बनाए गए हैं सारे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और संवर्धन के दिशा में एक पहला कदम उठाता है ये ब्यूरो। और विशेष रूप में हमारे अंतर्जातीय स्तर पर जितने हमारे MOU होते हैं इसके संबंधित, ये सारे ब्यूरो उसमें हमें मदद करते हैं। और आज का दिन बहुत अत्यंत शुभ दिन है हमारे लिए। ये नवीनीकृत जीन बैंक का समर्पण आपकी करकमल से देश को हुआ, और ये हमारा परम सौभाग्य है, इसलिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और पुनः आपको स्वागत करते हैं, और आप सबको स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित अपने इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार में हमारे मंत्री महोदय जी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, और हमारे DG ICR महापात्रा जी, और उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर तिलक राज जी, और हमारे मध्य ही उपस्थित निदेशक NBPGR कुलदीप सिंह जी, जिनका अभी कुछ ही दिन पहले सेवानिवृत्ति हो चुकी है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपने अपने जीवन के अमूल्य समय इस देश के लिए समर्पित किया और आपने सेवानिवृत्ति की है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और अशोक कुमार जी
और सभी उपस्थित हमारे विभिन्न स्थानों से वर्चुअल जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सामने विराजमान सभी अधिकारी, डीजी, डीडीजी और सभी साइंटिस्ट गण, आज बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसकी हम सबको और इस देश को आवश्यकता थी, जिसकी अभी डीजी साहब चिंता कर रहे थे कि जर्म प्लाज्म के लिए एक अलग से स्थान भी हो जहां पर हम इनको संरक्षित रख सकें। लेकिन आज इस जगह पर अत्याधुनिक संसाधनों से उपलब्ध करवा के जो भारत सरकार के द्वारा लगभग 22 करोड़ रुपए के निवेश से ये यहाँ पर नेशनल सीड जिन बैंक का जो अभी यहाँ पर अपग्रेडेशन किया गया है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये जो बैंक बना है ये किसानों के लिए निश्चित रूप से जो हम अपेक्षा कर रहे थे, हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जर्म प्लाज्म को एक जगह पर एकत्रित करके रख सकें, संरक्षित रख सकें, हमारी जो धरोहर है उसको हम किस तरह से रख सकें, तो उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसके लिए हमेशा माननीय तोमर साहब चिंता करते हैं और उनकी सोच है कि कुछ भी कैसे भी आगे आने वाले समय के अंदर हम हमारे बीजों को किस तरह से संरक्षित रखें और कृषि के अंदर किसान को किस तरह से लाभ दिला सकें, इनकम कैसे बढ़ा सकें। इस दृष्टि से माननीय तोमर साहब की हमेशा ये सोच रही है और पॉजिटिव सोच के साथ में जो काम किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसमें सफल होंगे। तो आज जो ये हमारे नेशनल सीड जिन बैंक की जो आज अपग्रेडेशन हुआ है, तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, आज ये 1900 जैसा कि 1910 के अंदर पूषा बिहार के अंदर जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय सोच जो रही, और उसके बाद में अपने यहाँ पर 1976 के अंदर ये स्थापित हुआ और 76 के बाद में 1996 के अंदर भी इसको मॉडिफाई करके और जिस तरह से तैयार किया गया, और उसके बाद आज जैसा कि ये इसकी एक अपग्रेडेशन हुआ है, तो मैं ये सोचता हूं कि इसके पीछे कितनी मेहनत की गई होगी, कितना काम किया होगा और किस परिस्थितियों के अंदर आज ये सब अत्याधुनिक संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है। लेकिन जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी, उस समय किस तरह से हमारे साइंटिस्ट प्रयास करते थे, किस तरह से वो मेहनत करते थे, आज उन सब की मेहनत है और उनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठकर आज इतनी अत्याधुनिक जो जर्म प्लाज्म के लिए बैंक स्थापित किए उसका हम लाभ ले रहे हैं। आज अभी जैसा हम अभी अंदर आए तो डॉक्टर हरभजन जी का जिक्र किया गया और इनकी जब देखी गई यहाँ पर कि वो किस तरह से साइकिल पर चलकर और किस तरह से खेत के अंदर स्वयं जाकर और उसके बीज का किस तरह से उसका जर्म प्लाज्म होता है या उसके बीज का रिसर्च करते थे। और एक खाना बनाने के लिए आज तो हम जहां जाते हैं सारी सुविधाएं हैं, चाहे हमारे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर हमारे गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, हम वहां पर रुक सकते हैं आराम से, सारी व्यवस्थाएं होती है लगभग। लेकिन उस समय उन्होंने भोजन बनाने के लिए स्टोव भी, जो स्टोव होता था वो भी पास में रखते थे। तो मैं वास्तव में उन सभी साइंटिस्टों को आज धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उस समय उन विकट परिस्थितियों के अंदर इस बीज का आविष्कार किया और जिसका आज किसानों को और उसका लाभ हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो जिस तरह से लक्ष्य लिया है कि 2022 तक तो किसानों की इनकम डबल करना ही है, लेकिन इसके साथ ही किसानों को हम किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकें और आत्मनिर्भर बनाने के अंदर हमारी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। और उसी के लिए जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कल ही लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जिस तरह से एग्रीकल्चर के उन्होंने कहा है कि हमारे वहां पर कुपोषण की जो समस्या है और कुपोषण के लिए हम किस तरह से बायोफोर्टिफाइड या हमारी ऐसी कौन सी वैरायटी को हम तैयार करें जिससे हम उस कुपोषण को खत्म कर सकें, और एक लक्ष्य दिया उन्होंने।
और उस लक्ष्य के लिए आने वाले 2 साल या 3 साल के अंदर हमें वो वैरायटी सारी नीचे तक कैसे पहुंचानी है, इसके लिए यही टीम जो सामने बैठी है इन और आप सबको और हम सबको मेहनत करके और वो बीज हर उस कुपोषण से जो आज बीमारी से व्यक्ति जिसकी जान जा रही है या ऐसे व्यक्ति जो कुपोषित है उन तक वो चीज वो अनाज या वो कैसे पहुंचे, इसके लिए इस जर्मप्लाज्म बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, जहां पहले कभी सूखा पड़ता था वहां आज बारिश हो रही है, तो जहां बारिश होती थी वहां पर सूखा पड़ रहा है, और कभी कौन सी हवा चलती है। तो जलवायु परिवर्तन की जिस तरह से परिस्थितियां उसके अंदर उसकी अकॉर्डिंग वैरायटी बनाना हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती है। और हमने कई ऐसी वैरायटियां हमारे साइंटिस्टों ने तैयार की है और वो वैरायटियां आज किसान उसका उपयोग कर रहा है और उससे उसको निश्चित रूप से लाभ भी हो रहा है। लेकिन हम सब आने वाले समय ऐसी और क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है जिसको लेकर हम पूर्व तैयारी कर सकें, इस दिशा के अंदर भी हम सब प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय के अंदर हम जो हमारे सामने चुनौती उसको हम पूरा कर पाएंगे। और वास्तव में सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज जैसा चाहे जिन बैंक की बात हो या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, सब जगह हम देखते हैं, चाहे हमारी इंस्टीट्यूट हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, इसमें सबका योगदान होता है और भारत सरकार की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कृषि के बजट के अंदर भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया। जहां हम पहले देखते थे तो कृषि का बजट भी बहुत कम हुआ करता था, 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास होता था, लेकिन आज लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट प्रतिवर्ष होता है। तो ये निश्चित रूप से एक सरकार की सोच है कि किसान और कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें किसानों के लिए हमारे सबसे साइंटिस्टों की कितनी बड़ी भूमिका है, इस बात को प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने उद्बोधन में कहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सब जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य या प्रधानमंत्री जी जो चिंता करते हैं कि हमें किसानों की इनकम बढ़ाना, हमारे को नई वैरायटी निकालना है, वैरायटी से हम नई जिस तरह से पर्यावरण को देखकर जिस तरह से हम कर सकते हैं, तो मेरा यही कहना है कि वो सब अपने भरोसे के ऊपर और ये बात कह रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस काम को और गति के साथ आगे बढ़ाएंगे और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और महापात्रा जी निश्चित रूप से हर समय इस बात को लेकर बात जिक्र करते ही हैं कि हम किस तरह से आगे हमें काम करना है। तो महापात्रा जी की टीम और महापात्रा जी के नेतृत्व में काम निश्चित रूप से हो रहा है। और तोमर साहब की हर वो जो उस सब एक सोच होती है कि आज ही जैसा बैठक के अंदर से बात हो रही थी कि हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे स्टैंड कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, या हमारी यूनिवर्सिटी हमारे रिसर्च है उसको हम कैसे और अधिक मजबूत कर सकते हैं, स्थायित्व दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूं तोमर साहब को भी कि तोमर साहब हर समय पॉजिटिव सोच के साथ में इस मंत्रालय के अंदर हर वो जो इस कृषि के लिए और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश हमारा आत्मनिर्भर हो, और देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा, और किसान को आत्मनिर्भर करने में हमारे साइंटिस्टों की जैसा कि बहुत बड़ी भूमिका हमारी होगी। और इसी आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज ये जो आज उद्घाटन इसका अपग्रेडेशन हुआ है, जिसका आज उद्घाटन माननीय तोमर साहब ने किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और तोमर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर जिस तरह से यहाँ पर इसका उद्घाटन किया और हमें मार्गदर्शित करेंगे। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया एनबीपीजीआर के कुछ प्रकाशनों को विमोचन करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित जनन द्रव्य पंजीकरण समिति विशिष्ट जनन द्रव्यों को पंजीकरण करने के लिए सन 1996 से कार्य कर रही है। इस समिति की हर तिमाही उप महानिदेशक फसल विज्ञान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाता है। सभी पंजीकृत जनन द्रव्यों का सूचना संग्रह संकलित कर द्विवार्षिक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है।
इसी क्रम में जनन द्रव्य पंजीकरण सूचना संग्रह नंबर 6 आज माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा विमोचन किया जा रहा है। इसका संकलन एवं संपादन डॉक्टर अंजलि काक तथा वीना गुप्ता द्वारा किया गया है। अगला एनबीपीजीआर जीएम बीजों के आयात के लिए नोडल एजेंसी है। जीएम डिटेक्शन रिसर्च फैसिलिटी एकमात्र राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला है जिसके जीएम डिटेक्शन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। मंत्री जी के अनुरोध पर मैं ऑथर्स को कहूंगी कि कृपया यहाँ पर आएं, डॉक्टर अंजलि काक और डॉक्टर वीना गुप्ता। उसके बाद डॉक्टर गुरिंदरजीत रंधावा, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार राणा, डॉक्टर ललित आर्य, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर सुनील अर्चक। टच आधारित डिवाइस का उपयोग करके देशी कृष्ट और वन्य आनुवांशिक संसाधनों के पाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पीजीआर मैप ऐप विकसित किया गया है। अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें और देश भर में घूमें और पता करें कि आपके आसपास कौन से पादप आनुवांशिक संसाधन पाए जाते हैं। पीजीआर मैप ऐप आईसीआर नेशनल फेलो प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर सुनील अर्चक ने विकसित किया है। इसमें 3.5 लाख परिग्रहणों की जानकारी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया यह ऐप लॉन्च करें। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी एनबीपीजीआर के प्रांगण में पहली बार आए हैं और हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय केंद्रीय और कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करती हूं। किसी भी डॉट है इसको क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका नाम नंबर क्या है, कहाँ से है, क्या है, सारा उसमें से है। अच्छा ये नाम का ठीक है। माननीय मंत्री जी एनबीपीजीआर के प्रांगण में पहली बार आए हैं और हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं विनम्रता पूर्वक मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया एनबीपीजीआर को संबोधित करें और हमें अनुग्रहित करें। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय टीआर शर्मा जी,
आदरणीय कुलदीप सिंह जी, आदरणीय अशोक कुमार जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी आईसीआर से संबंधित वैज्ञानिक गण और परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, आज का यह अवसर निश्चित रूप से आप सबके लिए प्रसन्नता का है, लेकिन मेरे लिए एकदम अनूठा और अभिनव है। आज राष्ट्रीय जीन बैंक का जीर्णोद्धार कर लोकार्पण संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस दिशा में आगे बढ़कर देश, समाज, कृषि, फसल और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए श्री हरभजन सिंह जी, स्वामीनाथन साहब, डॉक्टर पाल जैसे सभी विद्वानों का इस मौके पर स्मरण भी करता हूं और भारत सरकार की ओर से उनके प्रति आदर भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हमेशा यह धारणा प्रबल रूप से समाज के सामने रखी जाती रही है कि गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लो, वर्तमान को पढ़ो और उसके परिप्रेक्ष्य में भविष्य को गढ़ने के लिए काम करो। फिर वह देश हो, समाज हो, इंसान हो, पशु हो या और किसी प्रकार का बीज हो, सबके लिए यही धारणा लागू होती है और जो इस दृष्टिकोण के आधार पर काम करते हैं वह अपने जीवन को भी सार्थक बना पाते हैं, संस्था के जीवन को भी गौरव प्रदान कर पाते हैं और भविष्य के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको भी निर्वहन करने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जीन बैंक इस दिशा में एक सशक्त हस्ताक्षर है, सशक्त प्रयत्न है और इस प्रयत्न में ब्यूरो के जो वैज्ञानिक और अधिकारीगण काम करते हैं, मैं समझता हूं काम करते समय उनके मन को बहुत ही संतोष होता होगा, बहुत प्रसन्नता भी होती होगी, क्योंकि काम कठिन है लेकिन विरासत को सुरक्षित रूप से अगली पीढ़ी को सौंप देना और इसमें अपने जीवन को लगा देना, यह मैं समझता हूं जीवन की बड़ी सफलता है। और इस दिशा में हमारे ब्यूरो के सभी महानुभाव काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है
और इसकी प्रधानता को हमने सिर्फ सिद्धांत रूप में ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि व्यवहार रूप में भी उसको स्वीकारोक्ति मिली है। अभी कभी कभी बायो फोर्टिफाइड किस्मों की बात चलती है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया। आज देश में, सारी दुनिया में इसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। यह इसीलिए परिस्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं असंतुलन खड़ा हो रहा है। मैं कभी कभी देखता हूं तो पुरातन काल में अभाव तो दिखाई देता है, टेक्नोलॉजी कम मात्रा में दिखेगी, खाद्यान्न की उत्पादकता आज जितनी है उतनी नहीं होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति का ताना बाना और उससे इंसान के जीवन का समन्वय, मनुष्य के कार्य पद्धति का समन्वय, उसका यह परिणाम था कि तमाम सारे अभाव को दृष्टिगत रखते हुए भी देश में न तो कुपोषण था और ना ही भूख से कोई मरता था। जब ताना बाना टूटा तो फिर ये सारी चीजें खड़ी हुई। अब बायोफोर्टिफाइड बीज बने, खाद्यान्न बने, इसके लिए आज हमको भी प्रयत्न करना पड़ रहा है और दुनिया के वो लोग जिनका मार्गदर्शन हिंदुस्तान वर्षों तक करता रहा, वो आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको प्रवृत्त कर रहे हैं, हमको प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि यह हमारी जिन्सों में ही विद्यमान था, हमारी पद्धति में ही विद्यमान था, और इसलिए किसी पर कम पैसा होगा, किसी का घर कच्चा होगा, ये तो हो ही सकता है, आज भी है। जिन देशों को हम संपन्न समझते हैं उन देशों में भी ये असंतुलन तो है ही ना, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। लेकिन उस समय असंतुलन तो था, गैर बराबरी तो थी, लेकिन कुपोषण नहीं था और भूख से कोई मरता नहीं था। आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में कृषि के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। मुझे कहते हुए बहुत गौरव भी है और प्रसन्नता भी है कि उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करने में, जहां एक और हमारा किसान जो एक तौर से आईटीआई का सर्टिफिकेट धारी नहीं है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा उसके पास नहीं है, बीएससी एजी की डिग्री उसके पास नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर का वो स्किल्ड मानव संसाधन है। उसके कठोर परिश्रम और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है उसी का परिणाम है कि हम विद्यमान चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहे हैं और उन पर विजय प्राप्त करने में भी निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कृषि के समक्ष
बहुत सारी चुनौतियां हैं। उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इसके लिए दिन रात हम काम करते रहते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित हैं, कि इसके साथ साथ किसान की आय में जो असंतुलन हो गया है वह भी संतुलित हो, किसान की आय भी बढ़े। इसके लिए जरूरी है अनुसंधान का होना, इसके लिए जरूरी है तकनीक से किसान का जुड़ना, इसके लिए जरूरी है किसान की खेती में आने वाली लागत को कम करना, इसके लिए आवश्यक है समय समय पर किसान को मार्गदर्शन करना, और किसान महंगी फसलों की ओर जाए, बायो फर्टिफाइड फसलों की ओर जाए, जिससे दाम भी उसे अच्छा मिले और जिसका उत्पादन वो कर रहा है वो उसके उपयोग में भी आए, देश के उपयोग में भी आए, और निर्यात की दृष्टि से भी कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सके। हम सब परिवार में सामान्य तौर पर जब विचार करते हैं तो हमेशा हर परिवार यह सोचता है कि जिस काम में मेरी दक्षता है उस दक्षता को और मजबूत किया जाए, क्योंकि बाकी नए काम की ओर वो प्रवृत्त होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, सीखना भी पड़ेगा, पूंजी की भी आवश्यकता होगी और दुनिया भर के लोगों की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। लेकिन जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारे संस्कारों में प्रवृत्ति में बसा हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो उस क्षेत्र में हम महारत जल्दी हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा बहुत जोर जोर से ये कहते रहे कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है, देश की 80% आबादी खेती किसानी पर अवलंबित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मौलिक विधा थी, जिसके लिए स्किल मेन पावर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, उस पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। दुनिया के देशों में कृषि के क्षेत्र की भूमिका को अग्रणी बनाकर सारी दुनिया में महारत आसानी से हासिल कर सकते थे। बाकी क्षेत्र अछूते रहे ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, सर्वांगीण क्षेत्र में ही काम होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रयत्न करते तो आज जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं, कृषि का क्षेत्र और संबंधित क्षेत्र, हम दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर खड़े। अगर यह बात 40 साल पहले हो गई होती, 30 साल पहले हो गई होती, तो आज दुनिया हम पर अवलंबित होती ना। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कृषि के क्षेत्र को और अग्रणी बनाने का। यह अग्रणी बने, किसान की आय बढ़े, देश की जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ण कर सकें और दुनिया को भी हम निर्यात करके सहयोग कर सकें। इस दिशा में निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को आपने अच्छे से निभाया है, आने वाले कल में भी आप और अच्छे से निर्वहन करें और आपका प्रयत्न सफल हो और निश्चित रूप से हम अपने दायित्व को पूरा करने की ओर आगे बढ़ सकें। इस मौके पर आप सबको, ब्यूरो के अधिकारियों को भी
अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सदैव आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, महानिदेशक आईसीआर से अनुरोध करती हूँ कि वे सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में मंत्री जी श्री नरेंद्र तोमर जी को एक स्मृति चिन्ह और शॉल प्रस्तुत करें। मैं सर से फिर अनुरोध करती हूँ कि वे मंत्री जी श्री कैलाश चौधरी जी का सम्मान और प्रशंसा प्रतीक प्रस्तुत करें। मैं निदेशक एनडीपीजीआर डॉक्टर अशोक कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी का सम्मान करें। मैं सर से फिर अनुरोध करती हूँ कि वे उप महानिदेशक डॉक्टर तिलकराज शर्मा जी का सम्मान करें और एक स्मृति चिन्ह और शॉल प्रस्तुत करें। मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पूर्व निदेशक एनडीपीजीआर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह और शॉल प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। मैं उप महानिदेशक विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर तिलकराज शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आज के इस विशेष समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे डेयर के सचिव तथा DGICAR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, मंच पर आसीन पूर्व निदेशक NBPGR डॉक्टर कुलदीप सिंह और वर्तमान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार, मेरे सहयोगी उप महानिदेशकगण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वैज्ञानिकगण तथा लेडी और सज्जनों, आज के इस मौके पर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि कोरोना काल के बाद शायद ये पहला इस तरह का फिजिकल मीटिंग है जिसमें कि हम लोगों ने कोशिश की कि सब कुछ कोरोना के नियमों को पालन करते हुए उसको विशेष रूप से आयोजन करें। और इसी संदर्भ में हमने माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध किया था कि हमारे इस नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का राष्ट्र को समर्पण करें। मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अपनी तरफ से, काउंसिल की तरफ से तथा नेशनल ब्यूरो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके सुझाए हुए मार्गदर्शन पर हम हमेशा कायम रहने की कोशिश करेंगे।
मैंने आज भी हम मीटिंग से उठ के आए और हमने देखा कि सर किस तरह के सुझाव देते हैं जो कि एकदम किसान के साथ लिंक होते हैं और उसका फायदा हमेशा किसान की तरफ होना चाहिए, यही इनकी हमेशा कोशिश रहती है। मैं आज के इस सभा के में उपस्थित माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने भी अपने सुझाव दिए और इस मौके पर आके हम सबका मार्गदर्शन किया। सर, आपका समय समय पर सुझाव हमें मिलते रहते हैं और जब भी चाहे हम आपसे मिल सकते हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आप हमेशा हमें अपने साथ मिलने का टाइम दे देते हैं। आपको ये विदित है कि इस सारे ICAR परिवार के मुखिया हमारे महानिदेशक डॉक्टर टी महापात्रा के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजन किया गया और हम सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप समय समय पर हमें इसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं अपने सहयोगी उप महानिदेशकों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ तथा बाकी सहायक महानिदेशकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पर्टिकुलरली डॉक्टर DK यादव जी का, जो कि एक इस इंस्टीट्यूट के और ICAR के बीच में कड़ी का काम करते हैं और उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम किया गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर कुलदीप सिंह जी को हमने स्पेशली इनवाइट किया था कि आप अभी लास्ट वीक ही सेवानिवृत्त हुए तो और यहीं थे, इसलिए आपकी उपस्थिति यहाँ बहुत जरूरी होगी क्योंकि आपने इस सारे जीन बैंक का जो नवीनीकरण कराया वो आपके ही हाथों हुआ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। NBPGR के नए निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार और ICAR के अन्य संस्थानों के निदेशक, यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन जुड़े हुए मेरे सहयोगी डायरेक्टर, वैज्ञानिक गण तथा और सभी बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने का कष्ट किया। अंत में मैं प्रेस तथा मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि इस सारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम जनता जनार्दन के साथ पहुंच सकते हैं और अपने आप को उनके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अंत में मैं सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी अपनी जगह बैठे रहें और मंत्री जी को जाने का अवसर दें। फोटो के लिए शूट करवा दिया होगा सर। एक के साइंटिस्ट है वहीं करा देना। ठीक है।
all dignitaries are requested to please proceed for lunch, and all the bureau staff is requested to kindly go to the quarantine corridor for tea. दिल्ली में सेटल हो गया, बाहर नहीं। रहने वाला मैं कश्मीर का हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरत है। घर कश्मीर में है जी सर, फैमिली से हम सर एक प्लांट करना है आपके साथ। करते हैं।